हेलो दोस्तों, शिवम कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी का दोस्त मसरारम देवासी। आज हम कक्षा 10 गणित जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 में पेपर आया था उसको हम हल करते हैं। 1 से लगाकर 15 सवाल तक उसमें हम देखेंगे। बाकी जो सवाल है वो दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे। देखते हैं कैसे सवाल 2024 में आए थे, उसी पैटर्न के अनुसार आपके जो अब की बार भी सवाल हैं इस टाइप के रहने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम पहला सवाल हल करते हैं। पहला सवाल ये कह रहा है, पहला सवाल ये है कि दो संख्याओं का जो महत्तम समावर्तक है मतलब HCF एलसीएम है वो 27 है। HCF लघुत्तम समावर्तक है वो 162 है। मतलब ये है HCF। यानी पहली संख्या अगर है ये 27 54 तो दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। तो लसप और मसप का हम आपस में गुणा करते हैं, यानी 27 इंटू 162। दोनों संख्या में से एक संख्या 54 दी हुई तो 54 का हम लगाएंगे भाग, यानी 27 से 54 काटेंगे 2 बार, 2 से 162 कटी 81 बार। यानी तो अपना आंसर आएगा वो आएगा 1 नंबर, यानी 81। दूसरी संख्या वो 81 होगी। चलो दूसरा सवाल ये कह रहा है आपको शून्यक ज्ञात करने हैं। शून्यक में क्या होता है दोस्तों कि पहली संख्या का लास्ट संख्या से गुणा करते हैं। यानी x का गुणा हमने किया -8 से तो अपने पास में आंसर आया -8। अब हम 20 वाली संख्या कैसे दो टुकड़े करेंगे कि गुणा करते हैं तो -8 होना चाहिए और उसको जब घटाते हैं तो माइनस के 2 पीछे रहने से बचने चाहिए। तो हमने इसके 2 टुकड़े किए, -2 और 4 2 टुकड़े किए। -2 और 4 गुणा करने पे 8 भी होते हैं, घटाने पे 2 भी बचते हैं। तो इस प्रकार से अपना स आंसर राइट माना जाएगा। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव सवाल है वो इस प्रकार से है कि यदि पहली संख्या x का दुगुना दूसरी संख्या y के 7 गुणे से 5 कम है तो हम निम्न में से किस प्रकार का इस समीकरण सही बैठता है। अब ये समीकरण देखो इस प्रकार से कह रहा है कि पहली संख्या का दुगुना, अगर पहली संख्या में x मानते हैं तो उसको दुगुना करते हैं यानी 2x। दूसरी संख्या y है 7 गुना, यानी ये होगी 7 से 5 कम है, मतलब इसमें से ये 5 कम है तो ये दोनों आपस में बराबर होगी। इस प्रकार का समीकरण अपने पास में कौन सा बैठ रहा है, 2 नंबर वाला ऑप्शनल बैठ रहा है। ये राइट आंसर माना जाएगा। सवाल नंबर अगला कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का पहला पद है, पहला पद वो है 2, सारो अंतर है 3, तो ये कह रहा है एनवा पद क्या होगा। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि एनवा पद ज्ञात करने के लिए पास जो फॉर्मूला होता है a + n-1 कोष्ठक d, यानी सारो अंतर। तो प्रथम पद कितना दिया हुआ है 2, तो लिख देते हैं 2 + n हमको ज्ञात करना है और d कितना है 3। जब 3 का मल्टीपल करेंगे इस प्रकार से तो सवाल आएगा 2 + ये हो जाएगा 3n - 3। तो पक्षांतर करेंगे तो ये आएगा इस प्रकार से, यहाँ से आगे बढ़ेगा 3n, 3 में से ये 2 के पीछे कितने बचे -1। इस प्रकार का अपने पास में आंसर बन रहा है वो है ब नंबर ऑप्शनल राइट माना जाएगा। अगला जो सवाल कह रहा है सवाल नंबर 5, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल कितना होगा। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना होगा। तो 3 के प्रथम 5 यानी 3 का पारा हम लिखेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। ये हम 3 गुणज लिखे। अब सभी का जब योग करते हैं, योग करेंगे तो अपने पास में कितना आंसर आएगा, ये आएगा 18, 18 और 12 हो गए 30, 30 और 15 हो गए 45। इस प्रकार से अपने पास में आंसर आएगा 6 नंबर। अगर आप चाहें तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं n/2 पहली संख्या इंटू लास्ट संख्या से भी। n का मतलब यहाँ पे हो गई 5, 5/2 पहली संख्या है अपने पास में 3, लास्ट संख्या है 15, दोनों को जोड़ेंगे तो 18।
ये हो जाएगी 5/2 इंटू 18, 2 से काटे 18, 9 बार, 9 से 5 45, तो भी आंसर अपना आ जाएगा। चलो दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज PQR में PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर बराबर में PR स्क्वायर हो तो कौन सा समीकरण है वो समकोण बनेगा। अपने आप ये त्रिभुज समकोण बन रहा है, इस प्रकार से अपने आप त्रिभुज बन रहा है। ये है P, ये Q और इधर है R, यानी PQ स्क्वायर, ये PQ स्क्वायर और QR स्क्वायर ये दोनों के बराबर में हो रहा है, कर्ण के बराबर में PR स्क्वायर। तो हम जानते हैं जब इस प्रकार का पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है तो कर्ण के जो सामने वाली भुजा होती है ये अपने आप में कोण होता है, वो कैसा होता है, समकोण बनता है। और उसके कर्ण के सामने कोण है Q, तो जो Q कोण है वो अपने आप में समकोण बनेगा, मतलब वो आंसर राइट आंसर माना जाएगा। अगला जो सवाल कह रहा है कि बिंदु 0,3 की x अक्ष से दूरी ज्ञात करना। ऐसे सवाल दोस्तों हर बार आते हैं। जब आपको x अक्ष से पूछते हैं तो आपको आंसर y का देखना है, और y अक्ष से पूछते हैं तो x का देखना है। तो अपना बोल रहा है कि x की दूरी कितनी होगी, तो पहली संख्या हमेशा x अक्ष वाली होती है, यानी x बराबर है 0 और y बराबर है 3। तो ये कह रहा है x अक्ष से दूरी कितनी होगी, तो हमको y का मान देखना पड़ेगा, y बराबर कितने हैं 3। तो यानी आंसर अ नंबर अपना राइट माना जाएगा। अगला सवाल ये कह रहा है कि 2 sin 45 इंटू cos 45 का मान कितना होता है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि 2 का 2 sin 45 का मान होता है 1/√2 गुना cos 45 का मान भी होता है 1/√2। जब 2 का 2 आएगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे, 1/√2 का जब √2 से करते तो 2 आता है, 2 से 2 कट जाएंगे, आंसर बचेगा अपने पास में ए। वो आंसर 1 है, वो अपना राइट यानी द ऑप्शनल राइट माना जाएगा। अगला सवाल कह रहा है सवाल नंबर 9 कि यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की है वो 1/3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे मान लो ये अपने पास में एक वृक्ष है और इस वृक्ष की छाया है वो इस प्रकार से है। तो ये कह रहा है कि छाया की लंबाई है वो 1/√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण सूर्य का हमेशा यह बनेगा, वो हम थीटा मान लेते हैं। तो ये सूर्य का उन्नयन, ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो सूर्य का उन्नयन कोण, अब इसमें ऐसे सवालों में क्या होता है, दिया हुआ क्या है, लंब, आपको लंब दिया हुआ है और आधार है, तो लगेगा tan थीटा। tan थीटा का मतलब होता है लंब बटे में आधार, ये tan थीटा बराबर होता है। तो लंब कितना है, h बटे में 1/√3 होता है, ये होता है। और जब ये HS कट जाए, 1 कट जाएगा, ये अंडर ऊपर जाएगा, √3 या फिर √3 मतलब tan थीटा में 60 डिग्री का मान होता है, वो √3 होता है। तो कौन बनेगा, वो 60 डिग्री का बनेगा। अगला सवाल ये कह रहा है किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती है। जैसे मान लो ये अपने पास में एक व्यास है, वृत्त है, वृत्त के व्यास यानी ये व्यास हो गया, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती है ना, इस प्रकार से जो टच करके निकलती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो इस प्रकार से आपको हल करना है। अगला जो सवाल है वो कह रहा है सवाल नंबर 11, यदि वृत्त की परिधि दी हुई है, वृत्त की परिधि कितनी है, 176 सेंटीमीटर है, तो ये कह रहा है इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर 176 दिए हुए। तो 2 का 2 आएगा, पाई का मान 22/7, आर आपके पास में नहीं है, 176 आ जाएगा।
जब हम इसको दोनों को गुणा करेंगे तो ये बनेगा अपने पास में 44 इंटू आर, और ये 7 जाएगा इधर, तो 176 इंटू 7। अब आपको ये आर ज्ञात करना है तो आर इधर रहेगा और 44 का क्या लगा देते, दोनों में भाग लगा देते। 11 से दोनों कट जाएंगे, 11 से 44, ये 11 से कटेंगे, 11 कम 11, 11 से कटी 7 7 16 बार, 16 वापिस 6 से कटे 4 बार, ये दोनों आपस में हमने गुणा किया, 4 और 7 तो ये हो गई 28। अपने पास में आंसर आ गया 28, मतलब 11वीं के अंदर 6 ऑप्शनल राइट माना जाएगा। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 12, वो कह रहा है 12वां, एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेंटीमीटर दिया। तो हम अच्छी तरह जानते हैं गोले का आयतन होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर में दिए हुए 36 पाई। तो ऐसे पाई से पाई हम काट देते हैं, पहला काम अपने पास में बचा 4/3 आर क्यूब बराबर में 36। तो 3 जब इसको ऑब्जेक्ट में लाते हैं तो ये हो जाएगा 33 इंटू 3 बटे में हम कर देंगे 4। कितना कर देते हैं, 4 कर देते हैं गोले का आयतन के लिए, नहीं 36 है, सॉरी। जब ये हम काटेंगे यहाँ से तो ये कटेंगे 9 और 9 और 3 चेक करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 27 आएगा। कितना आएगा, 27। और 27 आएगा वो किसका घन है, 3 का है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर अ राइट माना जाएगा। अगला जो सवाल कह रहा वो ये है कि प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना है। तो सबसे पहला काम है कि प्रथम 11 पूर्ण संख्या कौन कौन सी, वो हम लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये अपने आप में सब कितने हो गए, 11 संख्या हो गई। 11 संख्या को हम सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब इस सभी का योग करते तो अपने पास में आते 55। और ये कितनी संख्या है, 11, 11 का हम भाग लगाएंगे तो जो मध्य आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। इस प्रकार से ब ऑप्शनल राइट माना जाएगा। फिर सवाल नंबर ये कह रहा है 14वां। तो बिल्कुल सरल है कि बंटन में ये दी हुई इसमें बहुलक ज्ञात करना, मतलब सबसे ज़्यादा बार कौन आया है तो इसका आंसर आएगा ब, यानी 3 सबसे ज़्यादा बार आए हैं। अगला जो सवाल है वो कह रहा है, प्रायिकता में से सवाल पूछ रहा है कि यदि 0.05 हैं तो ई नहीं होने, मतलब प्रायिकता घटने की अगर प्रायिकता इतनी है तो नहीं घटने की प्रायिकता कितनी होगी। तो हमने आपको सूत्र लिखवाया था, जब घटना घटित होने की प्रायिकता है वो दी हुए नहीं घटित होने की पूछते तो हमेशा 1 माइनस में पी होता है। तो 1 का 1 पी मतलब दिया हुआ 0.05, जब घटाते हैं तो आएगा 0.95। इस प्रकार से ऑप्शनल द राइट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने आपके 15 जो MCQ प्रश्न आते हैं उन लोगों को हमने हल किया है। हम अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। जो अपने पास में सवाल है अति लघुत्तरात्मक सवाल। अति लघुत्तरात्मक सवाल हमारे पास में माने गए, वो पहले करवा देते हैं। चलो रिक्त स्थान वाले सवाल देख लेते क्या कहते हैं। पहला का ये कह रहा है कि माइनस समांतर श्रेणी -3, -1/2, 5/2, इस प्रकार से अगर ये श्रृंखला चलती जाए तो इसका 11वां पद कितना आएगा वो आपको ज्ञात करना है। तो आपने देखा कि समांतर श्रेणी में किसी भी पद को ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है a + n-1 कोष्टक d होता है। a अपने पास में कितना है, -3, n कितना है 11 - 1। अब d अपने पास में नहीं है, d क्या करते हैं, पहली संख्या को दूसरी संख्या में से घटा देते हैं। मतलब दूसरी संख्या है अपने पास में -1/2, घटाएंगे ये माइनस और घटने वाली संख्या -3 है तो -5 प्लस हो जाएगा, यानी 1/2 + 3। इसको जो हल करेंगे दोनों अगला सब 2 पे मिलेगा, ये हो जाएगा 1 + 6, ये एक माइनस का था, ये अपने पास में होगी 6। तो 5/2 है वो आपका डी है, तो इसकी जगह रखेंगे 5/2। तो ये इस प्रकार से आएगा। देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ -3
11 में से 1 गया, पीछे बचा 10 इंटू 5/2। ये 2 कट जाएंगे 10 5 बार, इधर आ जाएंगे ये -3, प्लस में 5 और 5 से करेंगे तो जाएंगे 25। 25 में से 3 के पीछे कितने बचे 22। तो जिसका जो 11वां पद आएगा वो कितना आएगा 22 आएगा। ये है इसका 11वां पद। चलो अगला सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर इसकी दूसरा ये कह रहा है कि कॉस स्क्वायर 60 माइनस में साइन स्क्वायर 60 का मान कितना होगा। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि कॉस स्क्वायर 60 का मान होता है वो होता है 1/2 और इस पर लगा देंगे ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस में साइन 60 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/4 माइनस 3/4 क्रॉस करेंगे तो 1 माइनस 3/4 मतलब -2/4 काटेंगे इसको, आंसर रहेगा 1/4 माइनस में आंसर अपना आएगा। यानी इसका जो आंसर रहेगा वो होगा -1/4। तीसरा हम करते हैं। तीसरा ये कह रहा है यदि वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ 154 सेंटीमीटर तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है πr² बराबर 154। पाई का मान 22/7 जानते हैं। r² भी आपके पास में नहीं है, 154 दिए हुए हैं। r² इधर ये हो जाएगा 154 इंटू 7 और ये जाएंगे 22। ये पूरे कटे 7 बार यानी इसके बराबर आएगा 49। इसके ऊपर स्क्वायर है, जब इसका स्क्वायर हटाते हैं तो ये हो जाएगा r बराबर 49 के ऊपर क्या लग जाएगा अंडर रूट। तो और 49 किसके वर्गमूल है 7 के हैं। तो इसकी जो त्रिज्या आएगी वो कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर आएगी। अगला ये सवाल कह रहा है यदि एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्यक ऊंचाई कितनी होगी। तो आप अच्छी तरह जानते हैं जब शंकु पढ़ते हैं तो शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र होता है L बराबर होगा √h² प्लस में r²। ये है शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र। हाँ, तो त्रिज्यक ऊंचाई कितनी है 8, यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर 6 तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर अंडर रूट 8 के होते हैं 66, 6 के होते हैं 36, दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 100 और 100 किसके वर्गमूल है 10 के। तो इस प्रकार से हमने हल किया। इसकी त्रिज्यक ऊंचाई आएगी वो कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर। अब बहुत ही अच्छा सवाल अगला है कि अगर तीन माध्यक बराबर में दो माध्य जो किसके बराबर होंगे तो वो होंगे बहुलक के बराबर ये होंगे। यानी 3 माध्य बराबर में होगा 2 माध्य और एक बहुलक मिलकर ये बनेगा। अगला सवाल ये कह रहा है कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग चिन्ह कितना है। ऐसे जब भी सवाल आते हैं वर्ग अंतराल, आपको सबसे पहले क्या करना, दोनों का योग कर लो। 60 प्लस में 75 और बट्टे में इसका वर्ग भाग लगा दो। यानी जब दोनों का भाग लगाते हैं तो 135 होते हैं। 135 में हम जब 2 का भाग लगाएंगे तो ये 75 ये हो जाएंगे 6 दूनी 12 यानी 65.7 दूनी 14 और 5, यानी इसका आंसर आएगा वो आएगा 67.5। ये इसका माध्य होगा, ये इसका वर्ग चिन्ह होगा। अगला सवाल ये कह रहा है एक पासे को उछालने पर 100 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि एक पासे में जो कुल प्रायिकता होती है वो 6 होती है, यानी 6 तक अंक आते हैं। ये कह रहा है 6 से बड़ा अंक आना। 100 से बड़ा अंक आना मतलब अपने आप में जो घटना है वो कैसी है, असंभव घटना है। कैसी है, असंभव। असंभव घटना की हमेशा प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। तो इस प्रकार से आपने ये सवाल भी किया। अगले सवाल की ओर पढ़ते हैं।
अब हमारे पास में लघुत्तरात्मक सवाल आते हैं। कैसे सवाल आते हैं दोस्तों? लघुत्तरात्मक सवाल हमारी तरफ आते हैं। लघुत्तरात्मक सवाल हम ऐसे हल करेंगे। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल हमारे पास में ये कह रहा है कि यदि x 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 तथा y बराबर दिया हुआ है 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 हो तो x और y का मान h मतलब लसब ज्ञात करना है। लसब के अंदर क्या होता है? सबसे उच्चतम घात लेते हैं। कौन सी घात लेते हैं? उच्चतम। उच्चतम घात का मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा 2 की घात कितनी है? 3। और 3 की घात दोनों में कितनी है? 3 की घात है 2। तो जब 3 करेंगे 2 तो ये हो जाएंगे 8, ये हो जाएंगे 9, बराबर कितने हो गए? 72 हो गए। तो इसका जो लसब होगा वो 72 होगा। अगला सवाल ये कह रहे हैं कि बहुपद x² - 3 की शून्य के ज्ञात करो। जब हमको शून्य ज्ञात करने और दो ही संख्या दी हुई तो हम सबसे पहले इसको 0 के बराबर लिखेंगे। x² - 3 बराबर 0। अब इसको पक्षांतर करते थे x², ये माइनस वाला इधर जाएगी प्लस, और इसका जब स्क्वायर हटाते हैं तो इसके ऊपर क्या लगेगी? अंडर रूट लगेगा। इस प्रकार से आएगा। और शून्य का हमेशा प्लस और माइनस में होते हैं। तो अपने पास आंसर कितना आया? √3। आगे लगाना प्लस और माइनस। इसके जो शून्य आएंगे वो प्लस और माइनस दोनों तरफ से आएंगे। फिर अगला सवाल ये कह रहा है, देखिए कि रैखिक समीकरण युग्म x + y सुविधा है। कितने? x + y बराबर कितने दिए हुए? सुविधा। x - y यानी x - y बराबर कितने हैं? 4। तो ये कहते हैं हल करो x और y का मान कितना आएगा। तो आप कोई भी विधि लगा सकते हैं, जैसे विलोपन विधि है, पक्षांतर विधि है, कोई भी आप 10वीं बोर्ड में लगा सकते हैं। विलोपन विधि में क्या होता है कि समान जो अंक समान निशान होते हैं वो घटते हैं, विपरीत निशान जुड़ते हैं। तो ये x+ का और ये x+ का दोनों हमने काट दिए। क्या किए? काट दिए। ये दोनों विपरीत निशान थे, हमने जोड़ा 2y हो गई। ये दोनों प्लस के थे तो घटाने पे आएगी 10, और y बराबर कितना हुआ? 10 के अंदर 2 का भाग 5, यानी y का मान अपने पास में कितना आया? 5 आया। तो y का मान तो हमारे पास में हो गया 5। x का मान क्या करेंगे? इस y का मान कोई भी समीकरण में रख देंगे, दूसरे में रख देते हैं। तो इस x की जगह आ जाएगा 5, नहीं x का निकालना है तो y की जगह आ जाएगा 5, और इधर है 4। जब पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस वाला इधर जाएगा, यानी माइनस वाला इधर प्लस में जाएगा। तो x बराबर हो जाएंगे 4 और 5 कितने हो गए? 9। तो x का मान अपने पास में कितना आया? x का मान आया 9। x का मान 9 है और y का मान 5 है। चलो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है? इसकी आकृति बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ये अपने पास त्रिभुज है, ये दिया हुआ है। तो अपने क्या करना है? सबसे पहला काम कि AD दिया हुआ है, AD बटे में DB, इधर है AE बटे में EC। कितना दिया? AD यानी 1.5 बटे में 3, इधर है 1 बटे में नहीं है वो x मान लेते हैं। इसको दोनों को क्या कर देते हैं? क्रॉस गुना कर देते हैं, या फिर 100 पहले तो आप इसको पॉइंट को हटाने के बाद या 0 लिख दो तो ये आपके पास में हो जाएंगे 15 बटे में 30, इधर हो जाएगा 1 बटे में x। तो ये गुना करेंगे तो ये कट जाएंगे 1 बटे में 2, यानी x बराबर अपने पास में कितना आया? 2 आया। x मतलब EC आया। तो आपके पास में EC कौन आया? 2 आया। अब ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये अगर 1.5 था ये 3 हुआ, मतलब इसका दुगुना हो रहा था। 1 का दुगुना कितना होगा? ऐसे भी हल कर सकते हैं। अगला सवाल क्या बहुत ही क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि बिंदुओं -a और a तथा -a के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार से होता है। दो बिंदुओं के बीच में फॉर्मूला यानी x² माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर।
ये क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। इसके अंदर हम इसको लगाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा, देखिए x यानी माइनस का a, माइनस में x1 और x1 अपने पास में कौन है, x1 भी माइनस और माइनस, ये हो जाएगा प्लस का a, स्क्वायर हो जाएगा। फिर y कितना है अपने पास में, y है माइनस का, और इधर है ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, ये हो जाएगा इस प्रकार से। ये दोनों आपस में कट गए, इसका मान आया 0 प्लस ये हो जाएंगे माइनस माइनस के 2 के स्क्वायर हो जाएंगे। इस प्रकार ये 0 हो गया, -2 माइनस करेंगे तो ये CR A हो जाएगा, √CR A। और √CR A किसका वर्गमूल है, CR का होता है 2 और A का होता है A, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 2A आएगा। ये करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला सवाल ये कह रहा है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई है वो खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण। देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल हर बार आते हैं। जब खंबे की परछाई खंबे की लंबाई के हमेशा बराबर होती है तो वहाँ पर हमेशा ही tan 45 ही डिग्री का कोण बनता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। कैसे बनता है, जैसे मान लो एक खंबे की परछाई, मान लो ये अपने पास में खंबा है और इसकी परछाई यहाँ पर, ये दोनों कह रहे हैं बराबर है। मान लो ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर होगा, तो ये कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण हमेशा यहाँ पर, ये लंब और आधार है यानी tan थीटा बराबर लंबाधार होता है 1/1। तो आप मुझे बताओ tan थीटा के अंदर एक मान किसका होता है, तो वो होता है 45 डिग्री का, तो इसका मान आएगा 45 डिग्री। फिर देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल ये कह रहा है यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार को, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मीनार बनाएंगे। जैसे मान लो ये अपने पास में मीनार है, इसका पाद बिंदु हमेशा नीचे वाला भाग होता है और वहाँ से ये दूरी कितनी है 100, तो उसके शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से यहाँ तक जो बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। तो ये कह रहे हैं इसकी ऊंचाई कितने, मतलब इसके अंदर भी लंब और ये हो गया आधार है ना tan, तो tan थीटा मतलब tan 60, लंब यानी S और आधार कितना है 100। tan 30 का मान होता है √3 बराबर आएगा S/100, क्रॉस गुना करेंगे, S का मान जब 1 से करेंगे तो S का तो S ही आएगा, और इसका गुणा 100 का √3 से करेंगे तो 100√3 आएगा। इस प्रकार से करेक्ट आंसर माना जाएगा। फिर अगला सवाल ये कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, साप की लंबाई ज्ञात करना है। इसका मतलब एक वृत्त हम बनाते हैं, ये अपने पास में एक वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और केंद्र पर अंतरित कोण कितने डिग्री का बना रहा है इस प्रकार से, तो ये कोण यहाँ पे बनाएगा वो है 60 डिग्री का। तो सांप की लंबाई, तो हम दोस्तों अच्छी तरह जानते हैं कि वृत्त में सांप की जो लंबाई होती है, सांप की लंबाई वो होती है 2πr थीटा बटे में 360 डिग्री। ये आपको याद करना है, सांप की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला है। ठीक है, जब हम इसके अंदर रखते हैं तो इस प्रकार से आएगा। देखिए सांप की लंबाई 2 की जगह 2 आ जाएंगे, पाई की जगह 22/7 आ जाएंगे, त्रिज्या की जगह 7 आ जाएंगे, और थीटा की जगह 60 और बटे में 360। 0 से 0, 6 से 37 कटे, 6 बार, 7 चाहिए 7 कटे, और ये 2 से 6 कटे 3 बार, ऊपर बचे 22 और नीचे 3, यानी 22/3 इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ऐसे सवाल आपको पढ़ने हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना 1014, तो घन की भुजा कितनी होगी, घन की भुजा कितनी होगी। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो घन का क्षेत्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा
स्क्वायर। तो पहले से क्षेत्रफल दिया हुआ है, भुजा स्क्वायर हमको ज्ञात करना, तो ये होगा 6 का भाग लगा देते हैं, 1014 में 6 का क्या लगा देंगे भाग, 169 बार जाएगा। और 169 किसके बराबर आई, भुजा स्क्वायर के बराबर आया है ना, भुजा स्क्वायर बराबर 169। ये स्क्वायर हटाने के लिए इसके ऊपर अंडर करना पड़ता है, तो यह आया भुजा, तो 169 किसके वर्गमूल है 13 के, तो इसका जो भुजा होगी वो कितनी होगी 13 होगी। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। 7वां सवाल ये कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसका सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसके अंदर त्रिज्या दी हुई आप लगा दो, 4 का जाएगा 4, पाई की जगह जाएंगे 22/7, 7 × 7, तो ये 7 से 7 कट गए, 22 × 4 यानी हो गया 88, 88 इंटू हमने किया 7, जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 616, ठीक है ना, 616 सेंटीमीटर का होगा। फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब खंड हम सेक्शन बी करेंगे। देखिए दोस्तों, बी के अंदर जितने भी सवाल हैं वो हमने पूरे सवाल हल करने के बाद इसके पीछे हमने पिनअप किया। आप आराम से वीडियो को रोक कर ऐसे सवालों को समझ सकते हैं। हर बार ऐसे सवाल बोर्ड के अंदर आते हैं। अगर कोई डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। खंड बी है वो पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे हल कर दिया है, पूरा का पूरा हल कर दिया। आप आराम से उसको देखने के बाद हल करना और देखना। अगर कोई समस्या है तो मुझे बताना है। पूरा का पूरा सवाल हमने हल किया हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। 7वां सवाल भी किया हुआ है, 8वां सवाल भी किया हुआ है, 9वां सवाल भी हमने किया हुआ है। बाकी जो सवाल हैं छोटे छोटे वे मैं अभी आपको करवा देता हूँ, कैसे सवाल आपको करने हैं। छोटे छोटे सवाल मैं अभी आपको करवा देता हूँ। जैसे सवाल नंबर अपना चलेगा वो है, पहला सवाल है 9 नंबर, मैंने 8 सवाल भी किया है, 9वां सवाल भी मैंने हम यहाँ पे कर दिया है, नहीं किया है 9वां, तो मैं अभी आपको करवा देता हूँ 9 नंबर वाला सवाल। 9 नंबर वाला सवाल ये था, 9 नंबर वाला सवाल, 9 नंबर वाला ये कह रहा है कि tan a का मान है वो 1 है, मतलब tan a का मान 1 है, मतलब tan 45 का मान 1 है। तो आपको तो इसका मान निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 का 2 लिखेंगे। साइन ए मतलब साइन, अब ए का मान तो 45 हो गया है, क्योंकि 45 होगा तभी 1 आएगा। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, गुना कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2। तो यह आंसर आएगा 2 का 2, 1 का गुना कर 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, √2 से करेंगे 2 से 2 कट कर आंसर आएगा इसका 1। इस प्रकार से 9वें सवाल का आंसर है वो कितना है, 1 है। 10वां सवाल, 10वां सवाल क्या कह रहा है, देखिए 10वां सवाल है वो ऐसा है, देखिए 10वां कह रहा है कि 2 खंबे हैं। किसने हैं, 2 खंबे, 2 खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार 37 के साथ 30 डिग्री का कोण बना दो, तार की लंबाई आपको ज्ञात करना है। अब देखो कैसे ज्ञात करोगे, 2 खंभे हैं, एक छोटा है और एक थोड़ा बड़ा है। इस प्रकार से ये तार से जुड़े, मतलब तार हमेशा ऊपर होते हैं। यहाँ से हम मिला देते हैं, ये 30 डिग्री का कोण है। छोटा खंभा 14 का है, बड़ा 20 का है। तो यहाँ से 14 तक ये था, 14 तक ये, यहाँ से यहाँ तक कितना बचा, तो ये बचा 6। अब लंब और आधार आपको ज्ञात करना है, आंसर आराम से निकल जाएगा। लंब और आधार आपको ज्ञात करना है। ये लंब है, सॉरी तार की लंबाई यानी कर्ण ज्ञात करना है। तो आएगा साइन, साइन होता है लंब बटे में कर्ण। तो साइन का मतलब हो जाएगा साइन थीटा मतलब 30 डिग्री। लंब कितना है इसके अंदर 6, कर्ण आपको ज्ञात करना है x। साइन 30 का मान होता है 1/में
2 इधर आ जाएगा 6/x और x आपको मान ज्ञात करना, क्रॉस गुना कर दो तो x का x और 6 और 2 से करेंगे तो 12 मीटर, यानी जो तार की लंबाई है वो 12 मीटर आएगी। इस प्रकार से आपको हल करना है। अगला जो सवाल क्या करें हैं, सवाल नंबर 11 वो कह रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, हमने कई बार ये सवाल बोर्ड में आते हुए देखा है। ये कह रहा है कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। इसका मतलब इसी तरह के 2 सकेंद्रीय वृत्त, यानी एक बड़ा वृत्त और इसके अंदर एक छोटा वृत्त, इसे सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, जिसका एक ही केंद्र होता है। तो ये कह रहा है छोटे की जो त्रिज्या है वो तो यहाँ से यहाँ तक है 3 है, और बड़े वृत्त की जो जीवा है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है, वो है 5। अब ये कह रहा है कि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की जो व्यय है ना, वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती, इस प्रकार से कह रहे। तो ये जैसे मान लो ए और बी है, ये कितना है वो ज्ञात करना है। ये नहीं, हम यहाँ से मिला देते हैं इस प्रकार से। तो अपने पास में दिया हुआ क्या है, देखो ये 3 है और ये 5 है, मतलब पाइथागोरस में इस प्रकार से चित्र बन रहा है अपने पास में ऐसा। ये है 3 और ये है 5, मतलब कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया, आधार नहीं है। आधार का लिए अपने पास में सूत्र क्या होता है, आधार ज्ञात करने के लिए होता है कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर। कर्ण यानी 5 का 25, 3 का हो जाएगा 9, घटाने के बाद में 16 और 16 किसके वर्गमूल है 4। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 4 है तो पीछे आगे और इस प्रकार से मिलाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 और 4 कितने होते हैं 8। तो बड़े वृत्त की जीवा की जो स्पर्श रेखा होगी वो होगी 8। ऐसे सवाल दोस्तों अब की बार भी पढ़ के आपको जाना है। ऐसे सवाल कई बार बोर्ड के अंदर रिपीट होते हैं और पूछे हुए हैं। अगला सवाल कह रहा है 12वां ये कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त साप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता तो साप द्वारा बनाएगी त्रिज्या खंड, यानी ये अपने पास में एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक 21 और जो कोण जो बना रहा है वो बना रहा है 60 डिग्री का। तो ये पूरा का पूरा कितना त्रिज्या खंड है। और त्रिज्या खंड का जो सूत्र होता है आप सीधे जानते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री होता है। बस इसके अंदर आपको मान रखने हैं, मान रखने के बाद में आपको हल करना है, हल करते आपका आंसर आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा करेक्ट वो 231 आएगा सेंटीमीटर आएगा। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए सवाल नंबर 13। यदि एक लंबवर्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ, लंबवर्तीय बेलन है उसके आधार का क्षेत्रफल इतना है, ऊंचाई इतनी है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये बेलन इस प्रकार से है, ये बेलन है। आधार का क्षेत्रफल मतलब ये पीछे वाला है ना, लास्ट वाला भाग पीछे वाला, ये पूछ रहा है। और ये कैसा है, गोल है, गोल है मतलब वृत्त है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। ये आपको समझना पड़ेगा, आधार का क्षेत्रफल गोल है, वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल हमेशा होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 154। इसको हम हल करेंगे तो इसकी क्या आएगी, बेलन की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। जब इसको हल करेंगे पाई का मान नहीं, पाई का मान 22/7 है, आर स्क्वायर भी ज्ञात करना है 154, यानी आर स्क्वायर इधर रहेगा 154 इंटू 7 बटे में जाएगा 22, पूरे कट गए 7 बार, 7 से गुना किया 49, आर स्क्वायर है बराबर में 49 है। इसका अंडर हटाने के लिए इसको ऊपर करेंगे स्क्वायर तो 7 बराबर आर बराबर आएगी 7, यानी इसकी यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या आ गया अपने पास में 7 सेंटीमीटर। अब हम क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या था, 2πr/h, ये इसका सूत्र होता है। तो 2 का 2, पाई का मान 22/7, त्रिज्या भी आपके पास में 7, ऊंचाई कितनी है 15, 7 से 7 कट गई, 22 इंटू 2 यानी 44 इंटू 15, ये हो जाएंगे 660, कितना हो गई 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। 14वां सवाल क्या कह रहा है, देखिए 14वां सवाल है वो हमने इसके पीछे हल किया हुआ है, पिनअप किया हुआ, आप आराम से देख लेना सवाल को और समझ लेना। अगला सवाल हम करवाते हैं वो है 15वां।
एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसमें सब फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। ये इस प्रकार से लिखे हुए ABCDE और A, यानी एक पासे में 6 अंक ही होते हैं। अब ये कह रहा है कि एक पासे को इस प्रकार फेंका जाता है कि इसकी क्या परिधि A प्राप्त हो। अब मुझे बताओ 6 अंकों में से A कितनी बार है? ये 1 बार, ये 2 बार, यानी 6 में से 2 बार हैं वो 2 आ सकते हैं। और बट्टे में हमेशा आएगी कुल प्रायिकता, यानी 6 होती है। वापस इसको काटोगे तो 1 बट्टे में 3 आएगी। ये कह रहा है डी प्राप्त होना चाहिए। डी इसमें कितनी बार है? 1 बार है, तो 1 बट्टे में हमेशा बट्टे में आएगा 6। आपको ध्यान रखना है प्रायिकता में ये कि ऊपर जो हमेशा होती है वो संभावित परिणाम आते हैं, परिणाम, बट्टे में आते हैं कुल प्रायिकता। ये आपको ध्यान रखना है। आगे जो 15 से आगे है वो दूसरी वीडियो में आपको बड़े बड़े सवाल हल करवाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये पूरे सवाल 15 आप देख लेना। इसी मॉडल पेपर के आधार पर आपके बोर्ड में सवाल आएंगे। ये 2024 का था। ऐसे कैसे सवाल आप पढ़ के जाना। मोस्ट सवाल लगे तो और भी आपको लिए बताएंगे। अपने दोस्तों को आगे से आगे शेयर करें। शिवम कोचिंग क्लासेज को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको कैसी लगी क्लास। आपका दोस्त मसरा राम देवासी। जय हिंद और जय भारत।